हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए समुदाय, इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम इसके बारे में ये देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कालखंड है, इसमें जो जाति व्यवस्था है उसका जो स्वरूप है, जो पृष्ठभूमि है, वो कैसे परिवर्तित हो रही है। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आज हम जिन हजारों जातियों को देखते हैं, हम भारत में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जातियां हैं, तो वो समाज में कैसे बन रही हैं और साथ साथ क्या हो रहा है कि किन कारणों से वो बन रही हैं। इसमें जो अर्थव्यवस्था है उस समय की, उसकी क्या भूमिका थी। साथ साथ हम क्या देखेंगे, जो जनजाति हैं उनके जो राज्य हैं उसमें समाज प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा था, और वर्ग आधारित जो समाज और जनजाति समाज के मिलने पर आप देखते हैं जो ब्राह्मण व्यवस्था है उसमें क्या है, वर्ण आधारित समाज है, और जो जनजाति हैं उनका समाज अलग है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह के समाज का निर्माण होता है, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रश्नों के साथ इस चैप्टर को हम प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि किस तरह से नए राज्यों का उत्थान हो रहा है, नए राज्य बन रहे हैं, और उन राज्यों में विभिन्न तरह की कलाओं का, शिल्पकारों का और व्यापारियों का अलग अलग उनकी अब गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। तो उसका समाज पर, वहाँ के शहरों पर, गांवों पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ साथ क्या है कि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, हमको ये भी समझना होगा कि ये परिवर्तन जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भी क्षेत्र हैं, उसमें वो समान रूप से नहीं है, वो अलग अलग हैं। मतलब कोई राज्य आर्थिक रूप से अलग तरह का है, सामाजिक रूप से अलग तरह से है। आज भी हम उसको देख सकते हैं कि जो भारत में विभिन्न जो स्टेट हैं वो बहुत अलग अलग हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी जो मध्यकाल है वो भी दिखाई देती है। तो इन जो अलगाव है, अलगपन है, इस भिन्नता के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह का समाज बन रहा है, उसको यहाँ पे बताया गया है। और क्या हो रहा है कि समाज और जो वर्ण है वो नियम अनुसार विभाजित हो गया है, और ब्राह्मणों के द्वारा जो सुझाए गए नियम थे उनको क्या, बड़े बड़े जो राज्य हैं, वहाँ के जो राजा हैं, वो उनको स्वीकार करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊंच नीच, जो अमीरी गरीबी है, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस बढ़ता चला गया। उसके बाद जो दिल्ली के सुल्तान और मुगल्स आए, उनके समय में भी जो समाज था वो और ज़्यादा जटिल हो गया। इसी के साथ हम अब पहला जो हमारी हेडिंग है उसको पढ़ते हैं, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। तो अभी हम जो पहले के चैप्टर है उसमें देख चुके हैं कि जो बड़े राज्य हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनमें व्यापार, समाज और जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो भी धार्मिक हैं क्रियाकलाप, वो सब हम उसमें देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक नए तरह के समाज के बारे में पढ़ेंगे, जनजातीय समाज के बारे में। जनजातीय समाज के बारे में पढ़ें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनजातियाँ कहाँ किसे जाता है। तो यहाँ पे उसकी एक डेफिनेशन है कि जो हमारा उपमहाद्वीप है उसमें जो ब्राह्मणों ने कुछ सामाजिक नियम और कर्मकांड हमको सुझाए। तो ये जो जनजाति थे उन नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और वे ना ही वर्ण में विभाजित थे, ये वर्गों में विभाजित नहीं थे। तो ऐसे समाज को क्या बोला जाता था, जनजातीय। और इस समाज के जो लोग थे वो नातेदारी का जो बंधन था, रिश्तेदारी का बंधन, मतलब जो आपस में जो उनके रिश्ते थे उसके अनुसार ये कार्य करते थे, उसके अनुसार इनका समाज था। और ये क्या करते थे, खेती करते थे, शिकारी थे, संग्राहक थे, साथ साथ क्या थे, ये खानाबदोश थे। ये एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते थे, और ये प्राकृतिक जो संसाधन थे
उन पर ही पूरी तरह से निर्भर थे। उन्हीं गतिविधियों से ये अपना जीवन यापन करते थे। और साथ साथ क्या था, जो जनजातीय समूह थे वो जो भूमि और चारागाह होते थे उन पर संयुक्त रूप से नियंत्रण ये रखते थे और कुछ नियम बनाते थे। उसी के आधार पर ये इनके परिवारों में उसको जो चारागाह और भूमि थी उसको बांटा जाता था। और आप इसके बारे में जब ये देखेंगे कि ये जो जनजातियां हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे रहती थी, ये जंगल, पहाड़, रेगिस्तान जैसे जो दुर्गम स्थल थे वहाँ पर रहते थे। इसीलिए जैसे इनका जो मुख्य जो समाज था, ब्राह्मण जिसको धर्म बोल सकते हैं उस समय पर, अगर उससे ये बचे रहे तो उसका एक कारण ये भी था कि उनसे इंटरेक्शन कर पाना मुश्किल था। वहाँ जंगलों में जाकर, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, वहाँ पर जाके उनको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करना आसान नहीं था उनकी भौगोलिक स्थिति की वजह से। इसीलिए जो उनकी अलग से एक संस्कृति थी वो बहुत समय तक बची रही। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण धर्म के द्वारा बनाया समाज, वो उनके जो संसाधन की निर्भरता थी और साथ साथ ये जो जनजातीय समाज था, इनके जो हित थे प्राकृतिक संसाधन उस पर कब्जा करना, जिससे कि उनका विकास हो सके। तो इसलिए जो प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की आवश्यकता ने इनको आपस में मिलाया, आपस में टकराव हुआ। उसी टकराव को हम यहाँ पे देखेंगे और उस टकराव के बाद किस तरह से ये आपस में मिले और मिलने के बाद किस तरह से समाज का निर्माण हुआ, उसको भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे अब अगला जो शीर्षक है उसको देख लेते हैं, जनजातीय लोग कौन थे। जो हमारे इतिहासकार हैं वो इनके बारे में उनको कम जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अपवाद पूर्वक ही ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने अपने इतिहास को या अपने जो भी उनका समाज था उसके बारे में उन्होंने कुछ भी लिखित दस्तावेजों का निर्माण किया था। तो इस वजह से हमें उनके बारे में जानकारी कम प्राप्त होती है। उन्होंने भी क्या किया था, जो मौखिक परंपरा होती है उसी को अपनाया था कि एक पीढ़ी बहुत सारी जो सूचनाएं थी उनको अगली पीढ़ी को वो मौखिक रूप से ट्रांसफ़र कर देती थी। इस वजह से हमें इनके बारे में लिखित जो दस्तावेज हैं वो बहुत कम मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जनजातियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनका टाइम दिया गया है और साथ साथ वो किस क्षेत्र में थे वो दिया गया है। कई बार जो प्रश्न है वो आपने होगा कि मैच बनाने के लिए दे दिया जाता है कि जैसे क्षेत्र का नाम दे दिया पंजाब, पंजाब की जो जनजाति हैं उनका क्या नाम है, तो ये जैसे यहाँ पे दिया है खोखर जनजाति, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे देखिए समय काल भी दिया है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि ऐसी बहुत ही शक्तिशाली जनजातियां थीं जो इन क्षेत्रों पे रहती थी, निवास करती थी। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पंजाब में खोखर जनजाति थी, वो 13वीं और 14वीं सदी जो थी उसके दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। और इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, बाद में गक्कर जो लोग हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उनका जो मुखिया था कमाल खान गक्कर, वो अकबर का मनसबदार था। और उसके बाद क्या है, मुल्तान और जो सिंध का जो इलाका है उसको जब मुग़लों ने अपने अधीन कर लिया तो उस क्षेत्र में जो पहले जिनका प्रभुत्व था वो कौन थे, लंगा और अरगुन। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि मुल्तान और सिंधु के जो क्षेत्र है उसमें कौन लोग थे उस वक्त शक्तिशाली, लंगा और अरगुन। उत्तर पश्चिम में और भी एक शक्तिशाली जनजाति थी, वो थी बलोच। तो ये भी अलग अलग जो उनके मुखिया थे वो अलग अलग कुल में बटे हुए थे। तो जो बलोच जनजाति थी उसके जो मुखिया थे वो अलग अलग कुलों में बटे हुए थे, मतलब एक जो कुल के होंगे मुखिया फिर दूसरे कुल के मुखिया, इस तरह से वो आपस में विभाजित थे। पश्चिम हिमालय में कौन थे, गड्डी, गडरिया। और उत्तर पूर्व में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे नागा और अहोम।
ऐसी जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती थी। ये देखिए मानचित्र है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए आपको बलूची दिख रहे हैं, यहाँ पे घक्कर दिख रहे हैं, खोखर, ठीक, लंगा, अरगुन, ये दिख रहे हैं ना आपको सब, भील, कोली, जाटवास, ये सब देख लीजिएगा। अहोम हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है। गोंड यहाँ पे मिल रहे हैं, भील यहाँ पर हैं, ठीक, इन एरिया को देख लीजिएगा। मारवाड़, तो कई बार क्या होता है प्रश्न में क्षेत्र दे दिए जाते हैं और जनजातियों के नाम दे दिए जाते हैं और उनको मिलाना होता है, और जब आप आंसर राइटिंग भी करेंगे तो भी ये आपको बहुत ही काम आएगा। अगले हम उस पर जाते हैं पैराग्राफ में, उससे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे कुल की शब्दावली दी गई है, इसका क्या अर्थ है। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होता है। तो आप समझ गए, ऐसा एक ही परिवार के और घरों के लोग जिनके जो पूर्वज थे वो एक ही थे, और यही क्या थी, नातेदारी या कुल संबंधित निष्ठा। इसी पर हम देखते हैं जो जनजाति थे उनका समाज आधारित था, इसीलिए कुल को यहाँ पे समझाना आवश्यक है। अब जो अगला पैराग्राफ है उसमें क्या है, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था, और बादशाह जो अकबर थे उनके सेनापति राजा मान सिंह ने जो चेर थे बिहार और झारखंड के इलाके में, उनको 1591 में उन पर हमला करके उनको परास्त किया था। फिर औरंगजेब के समय में जो चेर थे उनका जो किला था उस पर कब्जा कर लिया गया था, और इस जो जनजाति थी ये इसको अपना अधीनस्थ बना लिया था। और इस क्षेत्र में रहने वाले और भी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, कौन कौन है वो, मुंडा और संथाल। ये बिहार और झारखंड में तो रहते ही थे, साथ साथ उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौन है, कोली, बेरात, यह जनजातियाँ थी। कोली लोग गुजरात में भी निवास करते थे। उसके बाद दक्षिण में कौन कौन है, कोरागा, वेतर, मारवाड़, ये जनजाति के और भी लोग हैं। और भील कहाँ रहते थे, पश्चिम और मध्य भारत में। तो भीलों का जो स्थान है वो कहाँ है, पश्चिम और मध्य भारत में। 16वीं सदी के अंत तक आते आते 16वीं सदी में क्या हो रहा है कि जो भील हैं वो बहुत जगह पे क्या है, खेतिहर बन गए हैं, जमींदार बन गए हैं, मतलब खेती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, जमींदार वो बन गए हैं। लेकिन साथ साथ ऐसे भी उनके बहुत सारे कुल थे जो अभी भी शिकारी और संग्राहक के रूप में ही थे। फिर गोंड लोगों के बारे में बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्रा में निवास करते थे। तो ये कुछ जनजाति थे और उनके क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको जनजाति के साथ आप उन क्षेत्रों को लिख लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ये प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं, खास करके जो स्टेट पीसीएस हैं उनमें तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब यहाँ पर हमारी अगली जो हेडिंग है वो है खाना बदोश और घुमंत लोग कैसे रहते थे। अब जो अपनी हमारी अगली हेडिंग है वो है खाना बदोश और घुमंत लोग कैसे रहते थे। तो यहाँ पे हम खाना बदोश कौन लोग होते थे, वो कैसे रहते थे, इस बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी। खाना बदोश का अर्थ है कि ऐसे कुछ समूह होते थे जो निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों के साथ घूमते रहते थे। अब वो अपने जानवरों के साथ घूमते थे, इस वजह से जो भी जानवर से उनको उत्पाद मिलता था उसी पर वो निर्भर होते थे। और क्या करते थे वो, जो जानवरों से प्राप्त जैसे ऊन हो गया, घी हो गया, इसका ही वो विनिमय करते थे। मतलब कि जैसे आपके पास गेहूं है, मेरे पास घी है, तो मैंने उसका आपस में विनिमय कर लिया, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। और क्या था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो बहुत सारा जो सामान होता था कि वो अलग अलग स्थानों पे पहुंचाना होता था, तो वो अपने जानवरों के ऊपर उन सामानों को रख लेते थे, तो सामान की भी इस तरह से परिवहन हो जाता था। और वो क्या करते थे, जैसे
एक स्थान पे कोई सस्ता सामान मिल रहा है तो वहाँ पे उसको उन्होंने खरीद लिया, और वो दूसरे स्थान पे गए तो वो सामान वहाँ पर महंगा है तो वहाँ जाके उस सामान को इन्होंने बेच दिया। अब इन्हीं को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। खानाबदोश थे जो, जिनको व्यापारी खानाबदोश भी बोला जाता है, बंजारा। आज भी हम देखते हैं, हमको बंजारे दिख जाते हैं। बंजारे मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, और बहुत सारी देखिए वो वस्तुओं को भी अपने पास रखते हैं जिनको वो बेचते हैं। इनका जो कारवा होते थे उसको क्या बोला जाता था? टांडा। ये याद रखिएगा शब्दावली कि बंजारों के जो कारवा थे उसको टांडा बोला जाता था। और यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके समय पे जो बाज़ारों में अनाज की ढुलाई की जाती थी, अनाज को लेकर जाया जाता था खेतों से, तो उसको जो लेके जाते थे वो कौन? बंजारे लेके जाते थे। जहांगीर ने भी अपने एक संस्मरण में लिखा है कि जो बंजारे वो विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज को ले जाकर शहरों में बेचते थे। ठीक है, यहाँ पर खानाबदोश और भ्रमणशील जो समूह हैं उनको बताया गया है, स्पष्ट किया गया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। खानाबदोश घुमंत लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद, रेवड़ मतलब भेड़ जो बकरी होते हैं उसका झुंड, और पशुवृंद मतलब पशुओं का झुंड के साथ चारागाह से दूसरे चारागाह तक, एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक वो जाते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार और फेरी वाले, नृतक, गायक, अन्य जो तमाशाबीन थे, वो उनके जो भ्रमणशील समूह थे वो भी अपना काम धंधा एक जगह से दूसरी जगह पर करते रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते थे जहां पिछले साल उन्होंने दौरा किया होता था। तो समझ गए आप कि जो खानाबदोश और घुमंत लोग होते थे वो अपने भेड़ बकरियों को, पशुओं को लेकर एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक जाते रहते थे, वर्ष के जो विभिन्न समय होता था उसके अनुसार। और साथ साथ जो फेरी वाले होते थे और गायक होते थे, नृत्यकार होते थे, ये सब भी वर्ष में कुछ उनके समय थे और अलग अलग क्षेत्र थे, वहाँ पर वो जाया करते थे। अब यहाँ पर बंजारों के बारे में कुछ बातें बताई गई थी, उनको पढ़ लेते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में एक जो अंग्रेज व्यापारी हैं, पीटर मंडी, उन्होंने बंजारों के बारे में वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा, टांडा समझ गए ना आप? अभी हमने यहाँ पे स्पष्ट किया था, उनका जो कारवा होता था बंजारों का उसको टांडा बोला जाता था, जिसमें लगभग 14,000 बैल थे। देख रहे हैं आप पशुओं की संख्या कितनी है? सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। ठीक है, कई बार वे सौदागरों के द्वारा भी भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता था वहाँ से उसको खरीदते थे और उस जगह पर ले जाते थे जहाँ पर वो महंगा होता था। वहाँ से फिर वो ऐसी चीज़ें लाद कर लाते थे और किसी और जगह पर मुनाफे में उसको बेच देते थे। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। तो आप देख रहे हैं संख्या भी हमें यहाँ पे पता चल रही है कि एक टांडा में कितने लोग हो सकते थे? 600 से 700 तक लोगों की संख्या हो सकती थी। वह एक दिन में कितना चलते थे? 6 से 7 मील से ज़्यादा का वो सफ़र नहीं करते थे, यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी वो यही करते थे। अपने गाय बैलों पर से ये सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि ज़मीन पर्याप्त थी और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो इससे देखिए यहाँ पे मैं इसको इसलिए पढ़ देता हूँ कि आपको एक कहानी की तरह याद हो जाए। तो जब भी आप आंसर लिखें तो इन फैक्ट्स को आप लिख सकते हैं। और क्या है, कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम भी करते थे। तो कई जो जनजातियाँ थी वो क्या करती थी? मवेशियों को पालते पोसते थे और उसके बाद जो संपन्न लोग होते थे उन्हें
उसे बेच देते थे। कभी कभी जो भिक्षुक होते थे वो भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। आपको पता ही है, भिक्षु जो लोग होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, तो वो भी बहुत सारा जो सामान है अपने साथ ले जाते होंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको। और क्या है, नर्तक, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ होती थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अब देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि जनजातियों का जो समूह था वो बहुत से अलग अलग जो भी उनके व्यवसाय थे उनमें लगा हुआ था। जैसे कुछ जनजातियाँ खेती कर रही थी, कुछ जमींदार हो गई थी, साथ साथ बहुत सारी घुमंतु जो जनजातियाँ हैं वो भी हैं जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही हैं। तो इस तरह से देखिए आप व्यापार में और चीज़ों में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। और पिछले चैप्टर्स में हमने ये देख ही लिया है कि शहरों का किस तरह से उत्थान हो रहा है, नए नए शहर बस रहे हैं। वो मंदिर अर्थव्यवस्था के आसपास के नगर हो सकते हैं, प्रशासनिक नगर के आसपास के नगर हो सकते हैं, पत्तन नगर, बहुत सारे हमने पढ़े। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो नई नई जो चीज़ें हो रही हैं उनका समाज पर और नई जो जातियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, कि अर्थव्यवस्था किस तरह समाज को बदल रही थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले, ठीक है, नए तरह के जो हुनर रखते थे, जो वस्तुओं का निर्माण करते थे, उन लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। अब देखिए, जो नए नए आपको वस्तुओं को आवश्यकता होगी तो उनको बनाने वाले जो लोग होंगे, जो हमारी जाति व्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई थी, व्यवसाय के ऊपर, कि इस व्यवसाय के लोग इस कार्य को करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चलिए व्यवसाय तो हो गया, लेकिन एक व्यवसाय के अंदर आपने एक जाति का निर्माण कर दिया, पर उसी व्यवसाय में और भी बहुत सारे उत्पादों का निर्माण हो रहा है। तो उस जाति के अंदर बहुत सारी उपजातियों का भी इसी वजह से निर्माण होता गया। जैसे यहाँ पे ब्राह्मणों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ब्राह्मणों के बीच भी नई जातियाँ सामने आई। तो ब्राह्मण तो हमें पता चल गया कि एक वर्ग है, वर्ण है, ठीक है, लेकिन कुछ ब्राह्मण हो सकता है वेदों का पढ़ाई कर रहे हो या उसको आगे और लोगों को शिक्षित कर रहे हो, और जो ब्राह्मण है उनको। फिर कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं जो किसी शासक के यहाँ पर काम कर रहे हो। कुछ ब्राह्मण और भी अन्य जो गतिविधियाँ हैं उसमें लिप्त हो। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उनमें भी आपस में भी डिवीज़न हो रहा है, कि जैसे मान लेते हैं लोहे की उपकरण बनाने वाला कोई जाति आपने बना दी, लेकिन उस उपकरण को भी बनाने वाले अन्य बहुत सारे लोहे से ही अन्य उपकरण भी बन रहे हैं, तो उन जातियों का भी विभाजन हो जाएगा। तो इस तरह से व्यवसाय में भी और जो बहुत सारे व्यवसाय हैं उनसे यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ बन रही हैं। ये तो हो ही रहा है, साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो जनजातियाँ थे और जो सामाजिक समूह थे उनको भी जाति विभाजित जो समाज था उनमें शामिल कर लिया गया था। तो इससे भी जातियों की संख्या बढ़ेगी। समझ गए ना आप? यहाँ पे कहने का जो अर्थ है कि जब अर्थव्यवस्था बदल रही है तो अर्थव्यवस्था के बदलने पर समाज में भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, और वो परिवर्तन विभिन्न जातियों में दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न जातियां जो अलग अलग व्यवसायों में लगी हुई हैं, उन व्यवसायों के आधार पर उनमें विभाजन और अधिक बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे हमें और ज़्यादा जातियाँ दिखाई देती हैं। अब देखिए यहाँ पे उसका उदाहरण से आप यहाँ पे इसको समझ जाएंगे कि जैसे विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी, अभी तक क्या था, शिल्पियों की ऐसे कोई अलग से तो कोई जाति नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों ने जातियों के रूप में मान्यता दे दी। तो अब यहाँ पे क्या है, इनकी जाति अलग हो जाएगी, सुनार की अलग हो जाएगी, लोहार की अलग हो जाएगी, बढ़ई की अलग हो जाएगी, राजमिस्त्री जो होंगे उनकी भी अलग हो जाएगी। अभी तक वो क्या थे, शिल्पियों के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये अलग अलग जाति बन गए। ठीक है, तो इसी तरह और भी जो व्यवसाय होंगे, बहुत सारे अन्य व्यवसाय भी बन गए थे, तो उस वजह से यहाँ पे जातियों की संख्या बढ़ गई है। और साथ साथ क्या हो रहा है, जो जनजाति समाज है वो भी इसमें सम्मिलित हो रहा है, तो उस वजह से भी जातियों की संख्या बढ़ जा रही है। 11वीं और 12वीं सदी के आते आते क्षत्रियों के बीच भी
नए जो राजपूत गोत्र हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राजपूतों में भी अलग अलग जो जाति के लोग थे उनकी संख्या बढ़ रही है। वो कैसे, वो आगे हम देखते हैं। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। देखिए क्षत्रियों का क्या कार्य था कि वो युद्ध करेंगे। अब लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे हुण है वो बाहर से आए, अब उनका भी कार्य क्या है, युद्ध करना है। और यहाँ पे जो पहले से रह रहे क्षत्रिय थे उनका भी कार्य युद्ध करना है। तो जो क्षत्रिय जो वर्ण है वो तो अकेले ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से उनमें भी जो क्षत्रिय हैं उनमें अलग अलग वर्ण आ जाएंगे, अलग अलग जातियाँ आ जाएंगी। जैसे कि हुण आ गए यहाँ पे, चंदेल, चालुक्य, ठीक है। इस तरह से इनमें भी डिवीज़न होता चला गया। अब जो जनजातीय जो शासक होंगे वो भी जो ब्राह्मण धर्म है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो भी क्षत्रिय वर्ण में ही आएंगे। तो यहाँ पे और जातियों की स्थापना हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे बताई जाती है कि वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे जो बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। ठीक है। अभी हमने देख लिया था विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत शक्तिशाली कुछ जनजातियाँ भी थीं। ठीक है। जब वो यहाँ पे ब्राह्मण धर्म में आएंगे तो उसके बाद क्या, कैसे डिवीज़न होगा। शासक तो चला जाएगा क्षत्रिय वर्ग में, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के जो आम जन थे उनको क्या किया गया कि वहाँ की जो छोटी जातियाँ थी उनमें शामिल कर लिया गया। ठीक, आप समझ गए ना कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है। अब ये जनजातीय क्षेत्र पूरा का पूरा इन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। अपनाने के बाद इसमें अपने आप वर्ग में विभाजित हो जाएगा, शासक वर्ग और वहाँ के जो व्यवसाय के आधार पर होंगे वो जातियाँ। तो जो शासक वर्ग होगा वो तो क्षत्रिय वर्ग में चला जाएगा, वो राजपूत बन जाएंगे और उनकी एक श्रेणी बना दी जाएगी। लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोग होंगे, जो कृषि भी कर रहे होंगे और बहुत सारे शिल्पकार भी होंगे, तो उनकी भी जातियाँ अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की जो प्रभुत्वशील जनजातियों ने काफ़ी पहले ही इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया। तो ये बता रहे हैं कि जो आज का जो उत्तर पश्चिम इलाका, मतलब जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो एरिया था, वहाँ के लोगों ने क्या किया, इस्लाम को अपना लिया। और ये जो ब्राह्मण व्यवस्था थी इसको उन्होंने, उसमें ये सम्मिलित नहीं हुए वहाँ के लोग, और ये काम इन्होंने ये पहले ही कर लिया था। अगली हेडिंग पे आते हैं, उससे पहले ये एक शब्दावली है, इसको पढ़ लेते हैं। स्थानांतरीय कृषि किसे कहते हैं? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले से काटा और जलाया जाता है। ठीक है। इसमें बता रहे हैं किसी जो वन है उसके एक हिस्से को, वहाँ के पेड़ों और झाड़ियों को पहले क्या किया जा रहा है, काटा और जलाया जा रहा है। उसकी राख में ही फसल को बो दिया जा रहा है और जलने के बाद जो राख होगी उसमें ही फसल को बो दिया जा रहा है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक क्षेत्र के वनों को काटा, पेड़ों और झाड़ियों को, उसके बाद उसको जला दिया काटने के बाद, और जो राख है उसी में अनाज को बो दिया। लेकिन क्या होगा, समय के साथ साथ वहाँ की ज़मीन की उर्वरता चली जाती थी। फिर वो क्या करते थे, यही काम दूसरे क्षेत्र में करते थे, इसीलिए इसको स्थानांतरीय कृषि बोला जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं गोंड, जो जनजाति है उसके बारे में पढ़ते हैं। गोंड जो लोग थे वो एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और वो क्या कर रहे थे, स्थानांतरीय जो मैंने कृषि बताई यहाँ पे स्पष्ट की, उसको वो करते थे। और उनके जो वो थे अलग अलग कुलों में विभाजित थे और उनके अलग अलग कुलों का एक अपना राजा होता था। और जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सुल्तानों की जब ताकत घटी तो जो छोटे छोटे गोंड सरदार थे उनको बड़े बड़े जो
गोंड सरदार थे उन पर हावी हो गए और एक बड़े साम्राज्य की उन्होंने निर्माण कर लिया। अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है कि गढ़कटांगा के गोंड राज में लगभग 70,000 गांव थे। तो आप इनका क्षेत्र समझ सकते हैं कितना विस्तृत था। प्रशासनिक जो इनकी व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। उनका जो राज्य था वो किस में विभाजित था? गढ़ों में। और हर जो गढ़ था वो किसी खास गोंड जो कुल था उसके द्वारा नियंत्रित था। आप समझ गए कि जो उनका राज्य था वो क्या था? गढ़ों में विभाजित था। और हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो गोंड लोग थे, जो जनजाति थी, वो अलग अलग कुलों में विभाजित थी और हर कुल का एक राजा होता था। तो जो ये हमारे गढ़ थे वो अलग अलग जो कुल थे, गोंड कुल थे, उनके नियंत्रण में होते थे। अब ये जो गढ़ था वो भी विभाजित था किसमें? 34 गांवों की इकाइयों में, जिसको क्या बोला जाता था? 84 गांवों की इकाइयों में, मतलब 84 गांव मिलकर ये 84 गांवों की इकाइयों में इनको विभाजित कर दिया गया था। ठीक, जैसे ये अपना गढ़ हो गया, इसमें यहाँ पे ये क्या हो गया? 84। 84 का मतलब कि 84 जो गांव थे वो ऐसे ऐसे ये डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है? 84। फिर जो 84 थे इनका भी उपविभाजन था किसमें? बरहौतों में। बरहौत मतलब इसके अंदर थे बरहौत। ठीक है, ये कितने थे? ये 12-12 गांवों को मिलाकर बनाया जा रहा था। तो ये हो गया गढ़। ठीक, पूरा ये इनका एरिया। फिर उसके बाद अंदर आ गए ये हमारे 84 गांव, जिनको 84 बोला जाता था, और इनके अंदर जो 12 गांवों का उपविभाजन था उसको बरहौत। तो इस तरह से इनका क्षेत्र डिवाइड था। अब क्या हो रहा है? जो बड़े राज्य थे उन्होंने जो गौड़ समाज था उसका चरित्र पूरी तरह से बदल दिया। कैसे? कि पहले इनका जो समाज था वो बराबरी वाला समाज, मतलब वहाँ के जो लोग थे उनको बराबर समझा जाता था। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ कि सामाजिक विभाजन, असमानता आ गई। और जो ब्राह्मण लोग थे उनको गौड़ राजाओं ने क्या दिया था? भूमि अनुदान दिया था। और वहाँ के जो सरदार थे उनको राजपूत के रूप में मान्यता दे दी गई थी। उसका यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इसलिए गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो ठीक है, जो दलपत हैं वो महोबा के जो चंदेल हैं उनकी पुत्री से विवाह कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है? दुर्गावती। दुर्गावती बहुत ही योग्य थी। हम दुर्गावती के बारे में देखिए पढ़ते ही रहते हैं, हमने उनका नाम सुना ही है बहुत बार, तो उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लीजिए। दलपत की जो मृत्यु थी वो बहुत कम उम्र में हो गई थी, जो उनके पति थे। और उनके जो पुत्र थे वीर नारायण, वो मात्र उस समय कितने थे? 5 साल के थे। तो उन्हीं के नाम पर दुर्गावती जी ने शासन किया था। ठीक है, उनके समय पर राज्य का काफ़ी विस्तार भी हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल जो सेना थी उन्होंने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया था। रानी जो दुर्गावती थी उन्होंने इसका जमकर सामना किया, लेकिन वो हार गई। लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया। उससे अच्छा क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को शहीद करना ज़्यादा बेहतर समझा। और उनके पुत्र भी बाद में तुरंत बाद ही लड़ते हुए वो भी शहीद हो गए। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? वो हाथियों को पकड़ते थे और दूसरे राज्यों में इसका निर्यात करके इसके व्यापार में काफ़ी धन कमाते थे। जब मुगलों ने इनको हरा दिया तो यहाँ से उनके बहुत सारे बेशकीमती सिक्के और जो हाथी थे उनको लेकर वो चले गए। उसके बाद जो राज्य था वो उनके जो चाचा थे वीर नारायण के चाचा, जिनका नाम क्या था? चंदर शाह, उनको मुगलों ने ये राज्य कुछ भाग अपने पास रख लिया, बाकी
चंद्र शाह को दे दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ था कि जो गौड़ राज्य था काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसके बाद जो बुंदेल और मराठा थे उन्होंने इसको, बुंदेलों और मराठाओं से वो संघर्ष करते रहे, लेकिन कमज़ोर होने की वजह से वो इसमें असफल रहे। अब यहाँ पे अहोम, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो वर्तमान म्यांमार है वहाँ से ये लोग आए थे और 13वीं सदी में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसमें आकर बस गए। यहाँ पे जो पहले से रह रहे थे भूमिया, इनको भूस्वामी थे, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको समाप्त करके इन्होंने नए राज्य की स्थापना करी। 16वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया, चूटियों और कोचहाजों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। और भी बहुत सारी जनजातियां थी, उनको भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। 1530 के दशक में ही इन्होंने क्या किया था, जो आग्नेय अस्त्र थे उनका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। और 1660 तक आते आते उन्होंने उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी ये सक्षम हो गए थे। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम से कई जो आक्रमण थे उनका इनको सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने क्या किया था, यहाँ पर अहोम राज पर हमला कर दिया था। इन्होंने बहादुरी से इसका सामना किया लेकिन ये पराजित हो गए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुगलों का भी इन पर नियंत्रण काफ़ी समय तक नहीं बना रह पाया था। अब और अहोम राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता था। ये जो था ये बेगार पर निर्भर करता था। बेगार मतलब यहाँ के लोगों से जबरन कुछ लोगों से काम कराया जाता था, जिन लोगों को क्या बुलाया जाता था, पाइक। अहोम में राज्य में एक जनगणना भी की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब यहाँ पे क्या था, जो पाइक लोग थे जो बेगार करते थे वो निश्चित संख्या में जनगणना के द्वारा जो कराई गई थी उसके बाद वो राज्य को अपनी सेवाएं देते थे। फिर जनगणना के बाद क्या हुआ कि जहाँ पे जो सघन आबादी के जो इलाके थे और जहाँ पे कम आबादी के इलाके थे वहाँ से लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया और इनका जो प्रशासन था वो काफ़ी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक काफ़ी केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग यहाँ के जो सभी वयस्क पुरुष थे वो युद्ध के दौरान अपनी सेना में सेवा देते थे और दूसरे समय बाकी के समय वो क्या करते थे, बांध सिंचाई जो थी और जो निर्माण कार्य थे उसमें भी वो अपना कार्य करते रहते थे। चावल की खेती के नए तरीके भी अहोम लोगों ने प्रारंभ किए थे। अहोम का भी जो समाज था वो कुलों में विभाजित था और कुलों को क्या बोला जाता था, खेल। ठीक है, यहाँ पे कुलों का क्या नाम था, खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए जो अहोम क्षेत्र के दस्तकार थे वो निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। अब जो गांव थे, कई गांव, उन पर किनका नियंत्रण होता था, वही खेल मतलब कुल। एक कुल के लोग कई गांवों पर नियंत्रण रखते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। जो वहाँ के जो किसान थे उनको कौन जमीन देता था, वहाँ का ही जो ग्राम का समुदाय होता था वो। और समुदाय की सहमति के बगैर राजा भी उनसे ज़मीन नहीं ले सकता था। मतलब यहाँ पे किसानों को जो ज़मीन दी जाती थी वो ग्राम समुदाय द्वारा दी जाती थी और राजा भी उस ज़मीन को नहीं ले सकता था। अहोम लोग क्या करते थे, जो उनके जनजातीय देवता थी उसकी उपासना करते थे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का वहाँ पे जो प्रभाव था उसमें बढ़ोतरी हो गई थी और मंदिरों को, ब्राह्मणों को राजा भूमि अनुदान देने लगा और वहाँ पर इस तरह से हिंदू धर्म का जो प्रभाव था वो बढ़ गया। यहाँ पे एक नाम भी दिया गया है, शिव सिंह। इनके समय पे काफ़ी प्रभाव बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद भी क्या था कि हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी वहाँ की जो पारंपरिक आस्था थी उनको भी जारी रखा गया था। ये समाज बहुत ही परिष्कृत था। यहाँ के जो कवि और विद्वान थे उनको भी जमीन दी जाती थी अनुदान में। ठीक है, जो नाटक कर्म थे उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ थी उनका स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले
अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बुरंजी वहाँ की ऐतिहासिक कृति है, उसको पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। यहाँ निष्कर्ष पे आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, कि बहुत ही सामाजिक यहाँ पे परिवर्तन हुए। क्यों? क्योंकि वर्ण आधारित समाज और जनजाति आधारित समाज एक दूसरे के संपर्क में आए थे। तो इससे आने से क्या हुआ था कि बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो विचार थे, रीति रिवाज थे, वो एक दूसरे को मिक्स हुए। इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जातियों में भी आप देखिए किस तरह से परिवर्तन आ रहे थे, वो सामाजिक परिवर्तन हमको इसमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे अन्यत्र में मंगोलों के बारे में बताया गया है। मंगोलिया को अब बोला जा रहा है कि एटलस में ढूंढिएगा, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्राहक जनजाति। मंगोल भी क्या थे? जनजाति थे। और ये मध्य एशिया, घास के मैदान जिसको स्टेपी बोला जाता है, वहाँ पर निवास करते थे। चंगेज खां का जो समयकाल क्या है? 1206। तो 1206 में क्या, चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में एक बहुत ही बड़े प्रदेश के वो शासक थे। उनके उत्तराधिकारियों को एक विशाल साम्राज्य खड़ा, और जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी क्या किया, और विशाल साम्राज्य बनाया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन, पूर्व मध्य, जो मध्य पूर्व एशिया है उसका एक बड़ा हिस्सा, जो मुगल कह रहा हूँ, मंगोल जो साम्राज्य था उसमें ये स्थापित था। और ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित था। तो इस चैप्टर में तो इतना ही है, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।